अस्सलाम वालेकुम। सदारती रेफरेंस के सेनेट के इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होंगे या कानून के तहत? बेसिकली इशू ये है कि ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे दी है, और मैं ओपिनियन ज़ोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्डर हुक्मनामा उस सेंस में नहीं है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था और रेफरेंस था, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओपिनियन का इजहार करी। 6 नुकात हैं इसके ऊपर जो इन्होंने राय दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत होंगे। दूसरी इनकी राय यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एम्पावर करता है इस पार्लिमान को ऐसी कानून साजी करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन को मजबूत करती है करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए। कोई चीज़ भी उसकी राह में हायल नहीं हो सकती। फिर है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और तमाम दूसरे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनका काम है, दे आर ऑब्लाइज टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात शफाफियत के साथ और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए किए जा सकें। फिर ये 5वां नुक्ता है इसका कि जो एब्सोल्यूट सीक्रेसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये इसमें उन्होंने 1967 के एक केस का हवाला दिया है। और लास्ट इसका नुक्ता ये है कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए। अब इसको फतह के झंडे के तौर पर पेश करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो भी कर सकती है। अपोजिशन ये चाहे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर साफ जवाब आ गया तो वो भी कर सकते हैं, और दोनों कर भी रहे हैं क्योंकि 3 मार्च को इंतखाबात हैं और शायद एक ही दिन के अंदर कोई ऐसा मैजिकल टर्न अराउंड मुझे नहीं लगता कि लॉज और कवानीन और प्रोसेस के अंदर कर सकते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, दुश्वारी नहीं है। 1000-1500 वोट डालना कोई ऐसा पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ लोगों की तो वो वोटिंग इस वक्त होनी नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इंतखाबात से 2 रोज़ पहले तमाम जमातों का वो गठजोड़ भी चल रहा है और बंदे गायब भी होना शुरू हो गए हैं। और हुक्मरान जमात जो सबसे ज़्यादा शफाफियत के लिए ज़ोर डाल रही है इस वक्त सिंध असम्बली में उनकी अपनी पोजीशन कुछ मुझे अजीबो गरीब सी लग रही है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि MQM को इंगेज करे, जो नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको इंगेज करे। ऐसे में ही खुर्रम शेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले कहा कि उनके 3 अरकान असम्बली मिसिंग है, गायब हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से करना चाहूँगा। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शेर ज़मान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब। खुर्रम साहब, ये 3 कौन से अरकान हैं और ये क्यों लापता है? अच्छा देखिए, लापता का लफ्ज से बेहतर तो मेरे ख्याल से ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया गया जाए कि जो हमें नजर आ रहा है कि उनको अगवा कर लिया गया है। क्योंकि कल शाम तक तो ये हमारे राब्ते के अंदर थे और हमारी इनसे बातचीत हुई है। कल इनफैक्ट शाम की चाय भी कल इन्होंने मेरे साथ पी है और रात में भी बात हुई है, लेकिन आज इनका हमसे राब्ता बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया है। और आखिरी लोकेशन जो हमें इनकी मिली है वो खैबाने शमशीर की लोकेशन मिली है। टेलीफोन बंद है इनके घर में। जब हमसे बात हुई है तो उनके घर वाले खुद ज़्यादा परेशान हैं कि ये कहाँ पे हैं। हमने हमारी पार्टी ने जो है इस वक्त सिंध पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, मीडिया के जरिए भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं नदीम साहब कि इस वक्त जितने हमारे MPs हैं, खासतौर पे उनकी जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह ये है कि करीम बख्श गबोल ने कल हमें खुद ये 5-6 MPs के सामने ये बात कही कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये सारा सिलसिला भी आपके सामने जो शुरू है, ये जो मिसिंग है ये या अगवा शुदा है वो कौन कौन है? असलम अबड़ो साहब का फोन बंद आ रहा है, शहरियार शर साहब का फोन बंद आ रहा है, और तीसरे जो हमारे करीम बख्श को बोला है, इन तीनों से राब्ता हमारा नहीं हो रहा है। इनके फोन बंद है, इनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा। तो 3 के अलावा बाकियों से राब्ता है? जाहिर है बाकी सबके साथ राब्ता है, सब इकट्ठे हैं। और आपके ख्याल में इनको अगवा किसने किया है, इन 3 अरकान को? देखिए जाहिर है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आप किसको देंगे, इसका फायदा किसको होगा। और जिस तरीके से करीम बख्श गबोल की स्टेटमेंट आई है, आपके ख्याल में किसको फायदा होगा इसको? जाहिर है इसको तो पीपल्स पार्टी का फायदा होगा, और किसको फायदा होना है इसका? पीपल्स पार्टी अगर अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ चलती है तो 99 मेंबर्स आपके अगर तोड़ लें या कुछ MQM से बंदे निकाल लें तो 7 एक एक्स्ट्रा बंदा ले जाएंगे, यही हो सकता है। जी बिल्कुल यही होगा ना, 7 ले जाएंगे, 5 आपको मिल जाएंगे। या अगर MQM वाले अगर उनका और साथ देते हैं तो हो सकता है 8 भी ले जाए। नहीं नदीम साहब, ऑपोजिशन जितनी भी है वो इकट्ठा है और इस वक्त भी हम सब साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं। और मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानने को तैयार हूँ कि ऑपोजिशन मेंबर का कोई भी शख्स इधर उधर हो। मैं बाकी के जो 3 मेंबर्स हमारे मिसिंग हैं उनके ऊपर भी मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो कल शाम रात तक हमारे साथ राब्ते में थे। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ है, आपका क्या क्या मत आई है, उनके घर वाले भी
आप साथ रुकिए, आप यकीन का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टेटमेंट है वीडियो के ऊपर करीम बख्श गबोल की, मैं आपको दिखाइएगा जी। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है, तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूँगा। जो खुर्रम साहब, या तो ये बंदा आपका टूट चुका है, तो मुझे तो इसके अलावा और वजह नहीं समझ आती जो रजामंदी से बयान रिकॉर्ड करवा रहा है। आपने भी बड़ा वक्त इमरान खान साहब के साथ गुजारा है, क्या आप, मैं या कोई भी पाकिस्तान में शख्स इस बात पे यकीन कर सकता है कि इमरान खान ने पैसे लिए टिकट देने में? मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान इन कामों में मुलव्वस है, लेकिन आपके बलूचिस्तान से भी एक रुकन थे अब्दुल कादिर जिनको टिकट दिया गया था और यहाँ पूरे शहर में चर्चा था कि वो 70 करोड़ खर्चा गया। बाद में उनको PTI का टिकट नहीं मिला तो उनको वहाँ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मिल गया, फिर आपस में आपकी सीट एडजस्टमेंट भी होगी। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन इश्यूज विच आर बियॉन्ड इमरान खान राइट नाउ। नहीं, देखिए मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि टिकट्स का फैसला सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ने किया है। जाहिर है कि एक बोर्ड पूरा बैठा है, बोर्ड ने अपनी सारी कैलकुलेशंस की हैं, उनको आप असल सवाल से हट गए हैं। मैंने आपको कहा था कि वीडियो स्टेटमेंट है, बज़ाहिर विलिंगली रिकॉर्ड किया गया, लॉन में खड़ा है, बड़े मजे से तबसरा कर रहा है, तो बंदा आपका टूट गया। जैसे भी टूटा मुझे नहीं पता। गुजारिश आपसे ये है कि करीम बख्श गबोल ने जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ से असेंबली में बात की, इनसे ज्यादा शायद किसी ने की नहीं है। इनके तर्ज हुक्मरानी के ऊपर भी करीम बख्श गबोल ने कल हमसे खुद कहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उनकी फैमिली भी परेशान है। तो ये जो चीजें उन्होंने खुद कही और वही उनके साथ हो गया, तो जाहिर है कि इसके अंदर ये डाउट चले जाते हैं कि सब कुछ जबरदस्ती किया गया है, उनको डराया गया है, धमकाया गया है। और अगर ऐसा किया है तो इस वक्त उनका फोन क्यों बंद है, वो इस वक्त कहाँ पर है, हम भी जानना चाहते हैं ना। सर तो सेनेट इलेक्शन में वोट डालते हुए वो रिप्रोड्यूस होंगे, ये बंदे इसी तरह ही जाते थे छांगा मांगा। आप शायद छांगा मांगा भूल गए हैं, ये बंदे इसी तरह गायब होते हैं सर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वो तो देखा जाएगा जब ये सामने आएंगे। फिलहाल आज की सूरत हाल नदीम साहब यही है कि जितने भी MPs हैं उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। और देखिए एक बात आखिर में मैं आपसे जरूर कहूंगा नदीम साहब कि आज से 2 हफ्ते पहले हमारे जितने भी MPs हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी, और उसके बाद ही हलीमा दिल शेख के ऊपर जो है ये सारा मामला। आपको खुर्रम शेरजमान लगता नहीं है कि एक सीट आपके हाथ से या 2 सीटें आपके हाथ से खिसक सकती हैं अगर बंदे कुछ टूट गए तो? और टूटने का खतरा अंदेशा मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। हमारी सियासत के अंदर MPs इसी तरीके से वोट भेजते हैं। नदीम साहब मेरा तो अल्लाह ताला पे यकीन बड़ा मजबूत है, और मैं आज भी समझता हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ सकता है कोई शख्स इमरान खान को कैसे धोखा देगा। जिन्होंने पहले भी दिया तो अल्लाह उनसे पूछेगा, और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी समेत जो 5 सीटें हम जरूर निकालेंगे। खुश रहिए जनाब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं अताउल्लाह तारड़ साहब PMLN से, मलिका बुखारी होंगी PTI से हमारे साथ, और चांडियो साहब, मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फैसले से स्टार्ट करते हैं जनाब तारड़ साहब, फैसला किसकी फतह हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी, आपको हार होगी, क्या हुआ? देखिए, सदारती रेफरेंस दायर किया गया और उसमें ये इजहार किया गया कि ओपन बैलेट से सेनेट का इलेक्शन मुनक्कद होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, आप इसके साथ क्लब करें जो ऑर्डिनेंस आया इलेक्शन एक्ट का। जब ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा गया कि ओपन बैलेट होगा, हमने शोर मचाया, तो गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आई कि ये ऑर्डिनेंस जिसमें ओपन बैलेट का जिक्र किया गया है, ये मशरूत है उस रेफरेंस के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। जो भी जवाब सुप्रीम कोर्ट का उसमें आएगा उसके मुताबिक ये ऑर्डिनेंस या स्टैंड करेगा या इसको। ऑर्डिनेंस तो आज खत्म हो गया जी। ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन गए थे आज आप? जी गए थे। पूछे आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अब क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के सामने हमने अपनी दरख्वास्त रखी है कि क्योंकि सदारती रेफरेंस का जवाब ना में आया है और ये सीक्रेट बैलेट से ही इलेक्शन होना है, तो हमें बताया जाए कि हमारी एक खातून उम्मीदवार है, वो इलेक्शन किस तरह कंडक्ट होगा ताकि हम अपने वोटर्स को अकॉर्डिंगली अप्राइज करें। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर एक तो ट्रेसेबिलिटी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। दूसरी बात, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया। नहीं, बट जो इशारा किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ी सी इस पर इंसाइट देना चाहता हूँ। जो इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट 1964 का जिक्र किया गया है, वो एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो केस है ना जी, नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन में, तो 1973 से पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के आइन की तशरीह उस केस में की गई जिसमें इलेक्टोरल एक्ट 1964 का जिक्र किया गया।
आपके इल्म में है कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के बाद जितने भी कवानीन इलेक्शंस को डील करते थे वो तमाम रिपील हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976। तो जो तशरीह की गई है ट्रेसेबिलिटी का जिक्र नहीं है उसके अंदर जिक्र सीक्रेट बैलेट का है। आर्टिकल 226 में तो उन्होंने मशवरा दिया है कि इसको शफाफियत के साथ करें, करप्ट प्रैक्टिसेस मुकाएं, इसमें आपकी बात टेक्नोलॉजी भी इंडक्ट करनी है तो कर लें। राय दे दी आपने। मैं आपकी बात में इजाफा करता चलूं। उन्होंने आर्टिकल 218(3) और आर्टिकल 220 का जिक्र किया है कि इनको मद्देनजर रखते हुए शफाफियत को इंश्योर किया जाए। दोनों आर्टिकल्स ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर, जस्ट और बड़े शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए। अब मुझे इस सारे में ट्रेसेबिलिटी का आंसर ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपको क्या कहा, कौन सा प्रोसेस उन्होंने देखिए हमारी बात पूरी सुनी, मगर हमने उनको एक और इस्तदा की। कहा क्या उन्होंने कहा कि जी जो भी इसकी तशरीह होगी इलेक्शन कमीशन अपनी अनाउंसमेंट करेगा। मगर परसों तो इलेक्शन आज ही मुतवक्की होगी जी, हो जाएगी, आज या कल करना पड़ेगा। आज या कल करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। मगर देखिए आर्टिकल 226 सीक्रेट बैलेट वाला बड़ा क्लियर है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर लॉ, यानी आर्टिकल 226 के साथ अगर कोई और लॉ मौजूद नहीं है तो आर्टिकल 226 को ही पढ़ा जाएगा। और तो कोई कानून नहीं है ना जो उसमें स्टेट करता हो कि जी ये ट्रेसेबिलिटी का ये तरीका है और उसका फैसला पार्लियामान ने करना है और वो हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। तो मैं समझता हूं कि ऑब्जर्वेशन जरूर आई, मगर सदारती रेफरेंस आप देखें, अब सदर के दफ्तर को भी बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान से उसका हक नहीं लिया, उन्होंने भी कहा कि मलिका से पूछते हैं। मलिका आप बताइए, ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब कौन सा तरीकाकार जो है वो राइज होगा, वो वाला जो पहले से मौजूद है या ओपन बैलेट जो आप करना चाहते हैं? देखिए, थैंक यू नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये कि आला अदालत के फ़ैसले का एहतराम भी करते हैं और हम आला अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि आइन के ऊपर और कानून के ऊपर वजाहत पेश कर दी। और हम तो समझते हैं कि इनकी इस राय से, एडवाइजरी ओपिनियन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद हुई है। देखिए पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ क्यों हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आला अदालत से ये राय मांगी ही क्यों? मलिका, लेकिन आपका जो असल में ऑर्डिनेंस था इंतखाबात के इनकाद के हवाले से, ओपन बैलेट के हवाले से, उसकी तो अब ख़त्म हो गई हैसियत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के तहत होना है। आगे उन्होंने एक ओपिनियन दिया है कि आप इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन फुली एम्पावर्ड है, जो कुछ करना है कर सकता है, टेक्नोलॉजी इंडक्ट कर सकता है, लेकिन उन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो जो आप चाहते थे ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम वाला, वो हिस्सा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया आज। नहीं नदीम साहब, नहीं, मैं वजाहत पेश करूँ। देखिए पहले आला अदालत ने क्या कहा है, आला अदालत ने कहा है कि ऑर्डिनेंस खत्म हो गया या नहीं हुआ, यस सर नो, कि आइन जी देखिए ऑर्डिनेंस तो पहले ही आला अदालत के फैसले से मशरूत थी। जी बिल्कुल, वो आला अदालत के फैसले से मशरूत थी, तो ऑर्डिनेंस की अब कोई लाइफ नहीं है। एक बात तो ये हम क्या कह रहे हैं कि आला अदालत कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस आइन और कानून के अंडर होते हैं। ये क्या कहते थे कि सिर्फ आइन के अंडर होते हैं। आला अदालत ने वजाहत पेश कर दी, और जो जिस केस का हम हवाला दे रहे थे कि एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस थे, वो उन्होंने कहा था कि वो भी कानून के नीचे हो सकते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून के अंडर होते हैं सेनेट इलेक्शंस। पहली बात तो ये। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, मलिका, लेकिन आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं बहुत ज्यादा राय भी नहीं दे सकता, लेकिन ये जो फैसला है 1967 का जिसका हवाला आया, ये 1962 के आइन के नीचे बने हुए कानून का हवाला आ रहा है। अब वो एप्लीकेबल होगा? देखिए पहली बात तो ये कि आला अदालत ने अपनी राय के अंदर एक फैसले का जिक्र किया है, और उसके ऊपर ये दीगर राय ले सकते हैं, ये उसको अपनी तरफ मोड़ सकते हैं या उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनके एडवाइजरी ओपिनियन के अंदर एक प्रीवियस फैसला उन्होंने बता दिया है, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ लॉ का एक प्रिंसिपल, लेकिन वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं है ना फैसला। इट डजंट मैटर नदीम साहब, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराना प्रिंसिपल है उसको आप किसी नए केस के अंदर उसका हवाला नहीं दे सकते, उसकी तशरीह नहीं कर सकते। इनकी ये समझ, जो 62 वाला आइन था वो तो वैसे ही बिल्कुल ही गैर जमहूरी आइन था। वो तो आपको पता है कि वो अयूब साहब ने जो कुछ आइन के साथ किया था 1973 में, उसकी इस्लाह की गई थी। नदीम साहब देखिए, मैं आपको हुकूमती मौक़िफ़ नहीं दे पाऊंगी, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मौक़िफ़ पेश नहीं कर पाऊंगी। बस एहतराम, मुझे पॉइंट मेक करने दें। बात यह है कि हम क्या कह रहे हैं कि ये कहते थे कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो हतमी है।
आला अदालत कह चुके हैं अब कि हतमी नहीं है। हतमी क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन मजाज है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को, ज़मीर फरोशों को, ज़मीरों के सौदागर को रोके। हम तो पहले दिन से ये कहते थे, अब ये माने कि आला अदालत की जो राय है, और एक फैसला और है 2005 का हिस्बा बिल केस का, जिसके अंदर आला अदालत कह चुके हैं कि हमारा एडवाइजरी ओपिनियन भी पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर, इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। तो जो ओपिनियन वो दे चुके हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, आईनी रोल को अदा करे, ज़मीर फरोशों को रोके। और हम पहले दिन से ये कह रहे थे, और आज इसीलिए यहाँ पे हैं, क्योंकि एक आदमी के अंदर, एक ही वजीर आजम के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि ज़मीर फरोशी के खिलाफ इकदाम उठाए। जो आपके प्रोग्राम में हमारे दूसरे कॉलीग आज बैठे हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए, बिकॉज हम ज़मीरों की मंडी लगाना चाहते हैं, ज़मीरों की मंडी लगाना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऐवान के अंदर। तो जरूर खुफिया राय शुमारी कीजिए। और ये जो अमल है इसको हम रोकेंगे। अदालत के फैसले का अमल होना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना बख्श चांडियो साहब, अगर ओपन और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करना है तो मेरे ख्याल में फिर बायोमेट्रिक तरीके से जाइए, अंगूठे का निशान लगवाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, और अरकान को हिम्मत भी दीजिए, ताकत भी दीजिए, और पार्टी चेयरमैन को भी उतना बड़ा दिल दीजिए कि बाद में वो विंडिक्टिव ना हो, और उसको अपनी मर्जी से कैमरे के सामने खड़े होकर वोट डाल लेने दीजिए। अब मेरी गुजारिश है नदीम साहब, अब लफाजी और अपनी शिकस्त को बहुत सारी बातों में छुपा के बयान करना और बात है, और झूठे दिलासों पे कौम को चलाना और बड़ी दावाएं करना वो और बात है, या खालिस कानून की बात हो रही है। पहली बात तो वो मेरे दोस्त थे अभी सिंध असम्बली से बोल रहे थे, खुर्रमशेर जमान, क्या उनकी बात ही आपने सुना? मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों मेंबर वो हैं जिनके ख़ानदान इंतहाई मोहतरम ख़ानदान है सिंध में। वो सिंध के लोग हैं पुराने, वो किसी भी खौफ में नहीं है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन पर नहीं। अबड़ो साहब, असलम अबड़ो हमारा तो दोस्त रहा है, उस पर कोई ऐसा नहीं हो सकता। वो दोस्त है का, मैं तो खुद उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी उससे बात करवा दें। खानदान है, आपने दोस्त को एक मैसेज करिए, मेरी बात करवा दें। मैंने अभी मैसेज भी किया। देखिए अब ये तो मैं अभी मुझे बोलने दें, मैं मेरे से बात हो जाएगी तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी, उनसे भी बात हो जाएगी, मेरी आवाज़ वो सुनेंगे इंशाल्लाह। और गबोल साहब, अब इन्होंने अब बयान तो आपने खुद सुन लिया है, इसमें किसने छुप के किया है? आपने बड़ा अच्छा कहा कि जनाब ये तो वीडियो कॉल है, वो सुन रहे हैं, मैसेज है उनका। अब ड्रामा करना, जैसे वो हलीम आदिल ड्रामे कर रहा था, सांप छोड़ा गया है, तो सर ये बंदे गए कहाँ सर? ये तो बता दें। यूं किया। अब ये साहब, खुर्रमशेर जमान तीनों बंदे आपके पास हैं, आपने रखे हैं, हैदराबाद में मेजबानी कर रहे हैं उनकी, कहाँ गए? मैं तो हैदराबाद बैठा हूँ, मेरे पास तो नहीं है, ईमान से मैं तो कसम खा सकता हूँ मेरे पास नहीं है, इन्हीं के पास है। ये छुपाकर हम पर केस बनाना चाहते हैं, लेकिन कल भला 2 दिन तो है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, 2 दिन के बाद खुद ही आ जाएंगे। अब दूसरी बात, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर ही हैं, शिकस्त को कोई और इनको पूरे पाकिस्तान में खौफ था, इसीलिए इन्होंने ड्रामे के साथ एक बड़ा ड्रामा खेला। आर्टिकल इन्होंने जो नाफिज करवाया ऑर्डिनेंस, उसके जरिए तरमीम चाहते थे। ये फैसला नहीं था, ओपिनियन क्या मतलब, ओपिनियन आता उसमें फैसला लेते। आज उनका ओपिनियन आ गया है, ये उनकी शिकस्त है। अब ये मेरी बहन है, वो क्या जिस अंदाज से अपने आप को बचा रही है, भले बचाए, लेकिन उन्होंने कह दिया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, बड़ी अच्छी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपोजिशन का मौक़िफ़ माना है, नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की अहमियत बढ़ाई है, उन्होंने पार्लियामेंट की इज्जत की है, उन्होंने पार्लियामेंट को माना है, पार्लियामेंट के हक को तस्लीम किया है। जनाब ये तरमीम करने का हक पार्लियामेंट को है। इन्होंने बड़ी दानाई और दानिशमंदी के साथ कोर्ट के सामने मामला भेज दिया। आपको कोर्ट के सामने भी भेजे, पार्लियामेंट में भी चला रहे थे। आप चाहते क्या थे? आप सिर्फ ड्रामा करना चाहते थे अपने चेहरे की अहमियत को बचाने के लिए, वो नाकाम हो गए। कोई इनकी इनको खौफ है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मुल्क में। अगर ये छुप छुपा के वोट होंगे, इनके वोट नहीं खड़े होंगे। झूठी बातों पे नदीम साहब कौन चलेगा? ये तो दरवेश है, ये समझते, यही समझते बातों को, हर आदमी समझ रहा है इनको। झूठ की कब तक चले? झूठ के पाँव नहीं होते,
कब तक ये चलेंगे झूठ के सहारे? ये दे रहे हैं, वो दे। आज इनका बयान आया, तारड़ साहब की तरफ आता हूं, फिर आता हूं चांदनी साहब। तारड़ साहब, अभी आपने कहा पंजाब में मंडी लगी, पंजाब में तो आपने कमाल किया, आपने पीटीआई के साथ और काफ लीग के साथ मिलकर ऐसा इत्तेफाक राय पैदा किया कि आपके सारे बंदे पार हो गए। अभी वो मलिका साहिबा कह रही थी कि इनकी ख्वाहिश है मंडी लगे। देखिए पंजाब में कैसे मंडी लगी आपने? अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने सार्कास्टिकली कहा, मैंने तंजिया तौर पे उन्हें कहा कि हाँ हम मंडी लगाना चाहते थे, हमने पंजाब जहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोप था मंडी लगने का हमने लगाई है। मैंने इन पे तंज किया। आपका इत्तेहाद कैसे, इत्तेफाक कैसे हो गया पीटीआई से भी, चौधरी साहब से भी? मैं उस तरफ भी आता हूँ। मंडी की जहाँ तक बात है तो सादिक संजरानी का इलेक्शन कोई नहीं भूला, पिछली जो वीडियोस आई वो कोई नहीं भूला। वजीर कानून को फारिग वीडियो के बाद किया, पहले नहीं पता था। और देखिए मलिक साहब, आप इस्लामाबाद बैठे, नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था संजरानी साहब के ऊपर, उस वक्त 14 बंदे टूटे थे। आप इस्लामाबाद बैठे हैं, क्या ये मुमकिन है कि परवेज खटक साहब वजीर आला हों, असद कैसर साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हों, और दोनों की नॉलेज और दोनों की साजबाज के बगैर आधी पीटीआई वहाँ पे नोटों के अंबार लगा के बैठी हो? या तो गवर्नमेंट का फेलियर है या पॉलिटिकल पार्टी का फेलियर है। और देखिए, जिसको लॉ मिनिस्टर बनाया नहीं पता था इसने कैश लिया है, जब सामने आया तो फिर उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, बट आपके सवाल की तरफ आते हुए, पंजाब बतौर सियासी वर्कर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन होता, हमारे भी सपोर्टरान बार नारे लगाते। कैसे किया, कैसे आपने? देखिए पीटीआई से भी था, चौधरी साहब से भी था। नहीं, देखिए परवेज इलाही साहब ने चंद हफ्ते पहले हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जिसका जितना मैंडेट है, जो मैंडेट है वो रिस्पेक्ट किया जाए और यूनानिमसली ये हो जाए। हमारे जो एक कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का इजाफी था और एक हमारा इजाफी था, और उसमें फिर बिज़नेस एडवाइजरी में जब उन्होंने ये बात की तो मेंबरान के आपस में इस पर राब्ते हुए। मेरी इसमें राय ख़िलाफ़ थी इस चीज़ के। बतौर सियासी वर्कर मैं समझता था कि इलेक्शन होना चाहिए था, एक अच्छा कंपटीशन होता। अब आपको कितने मिले हैं पंजाब से? पंजाब से हमारी जनरल सीटें 3 हैं जी। PMLN की जनरल 3 हो गई? 3 हो गई, एक टेक्नोक्रेट एक खातून, 5 हो गई जी। और इसी तरह PTI की 4 जनरल सीटें, एक टेक्नोक्रेट एक खातून जी, 6 हो गई जी। और एक किसके हिस्से में आई? एक काफली के हिस्से में आ गई। एक काफ के हिस्से में आ गई। एक काफ के हिस्से। तो ये पंजाब का इलेक्शन पूरा हो गया जी, पंजाब का इलेक्शन पूरा। अगर ऐसा ही आपने कोई अरेंजमेंट चौधरी साहब के साथ मिलके किया गिलानी साहब की सीट के ऊपर, तो फिर क्या होगा? फिर अगला नो कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा। गिलानी साहब से वोट के लिए रब्ता किया आपने परवेज साहब से? देखिए नहीं, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है और मैं ये समझता हूँ किसका किरदार है, क्योंकि यहाँ सौदेबाजी तो करनी है ना, वोट तो मांगना है आपने। देखिए अब इत्तेहादी किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, एक गिलानी साहब का बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जब गिलानी साहब PDM के कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी के नहीं है, तो आपको परवेज इलाही से बात करनी पड़ेगी। देखिए जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी बहुत खूबियाँ थी कि बतौर प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामान को बहुत टाइम देते थे, मेंबरान के साथ इनफरादी तौर पे उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ये खूबियाँ हो गई, मगर परवेज इलाही से बात करने अब किसने बात करनी है और कैसे करनी है? देखिए वो कर ली होगी, अब तक तो बात भी तय हो गई होगी। PDM जो है वो ऑब्वियसली जिस तरह MQM से रब्ता हुआ, इसी तरह तमाम जो इत्तेहादी हैं, वो वोट मांगना तो हमारा हक है। वो मांगा आपने परवेज साहब से? नहीं, वो हमने नहीं मांगा। वो गिलानी साहब जो हैं वो ऑब्वियसली अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, मगर कोई ऐसी ऑफिशियली मेरे पास ऐसी इतला नहीं है कि हमारे थ्रू कोई रब्ता परवेज इलाही साहब से किया गया। अगर परवेज इलाही साहब इधर से उधर हो जाएं तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि गिलानी साहब जीत जाएंगे और अगले नो कॉन्फिडेंस की राह हमवार हो जाएगी। मलिका, बहुत भारी भरकम इलेक्शन है ये मरकज़ वाला। ये एक सीट के ऊपर सारी सियासत इस वक्त फोकस कर रही है और वो है यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख। और गुज़श्ता रोज़ ये खबर चल गई कि वो MQM वाले शामिल नहीं हुए डिनर के अंदर, उससे भी शोर मच गया। अब क्या बनेगा? लेकिन नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने देखा क्या था, तारड़ साहब बड़े बेहतरीन तरीके से यूसुफ रज़ा साहब की खूबियों की अक्कासी कर रहे थे। अब इन्हीं की पार्टी बताइए कि उनको नाअहल कराने में कौन सरे फहरिस्त था, कौन सरे महल की जो डिटेल्स है पाकिस्तान के ऐवान के अंदर लेके आए। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के हकायक है। अब उनको PDM का कैंडिडेट बनाया है, तब याद नहीं आया था कि उन्होंने स्विस गवर्नमेंट को खतूत नहीं लिखे, आला अदालत ने नाअहल किया। और वही नवाज शरीफ जो अब नाअहल है, साबिक वज़ीर आज़म क्या कहते थे कि अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाओ, आज उसी आदमी को अपना PDM का कैंडिडेट बना दिया। उस वक्त वो करप्ट था, आज उसमें बहुत खूबियां हैं। पाकिस्तान की डाकू भी था ना परवेज इलाही, वो तो काफी का वो MQM कातिल भी थी। लेट्स कॉल इट इवन बराबर कर लें। दूसरी बात आप शेख रशीद चपड़ासी भी था। दूसरी बात आप कहते हैं कि मुझे बात तारड़ साहब, मैंने आपकी बात में नहीं बोला,
कोई नहीं, मैं सिर्फ ऑफर कर रहा हूं, लेट्स कॉल इट इवन, बराबर कर लेते हैं ना। डाकू कातिल चपड़ासी वाले कमेंट्स आपने दिए, हमने इनके खिलाफ खड़े हुए बराबर कर लेते हैं। नदीम साहब, इनको प्लीज सिखाइए कि किसी टॉक शो में बैठने के आदाब क्या है। पहली बात जी कर ले बात कहना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत अहम है, बिल्कुल अहम है, क्योंकि बुग़्ज़े इमरान में, वजीर आजम के बुक्स में ये यूसुफ रजा गिलानी को अपना जॉइंट कैंडिडेट बना के लाए हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं इनको चैलेंज दे रही हूँ कि देखेंगे ये 3 मार्च को कि फातेह होंगे जो हमारा कैंडिडेट है यूसुफ रजा गिलानी की हार होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर इत्तेहादी ने, हर वर्कर ने, हर मेंबर ने वजीर आजम की कॉल पे लब्बैक कहा है। वजीर आजम का इंतखाब पूरी पार्टी का इंतखाब है, इत्तेहादियों का भी इंतखाब है। लेकिन अगर ये ज़मीरों की मंडी लगाएंगे, ज़मीर के ऊपर रेट लगाएंगे, तो हम भी इलेक्शन कमीशन को रुजू करेंगे, हम भी इनको एक्सपोज करेंगे, हम भी आवाम को बताएंगे कि अवामी नुमाइंदे ज़मीर खरीदते हैं। हम इनको इस मामले के अंदर छोड़ेंगे नहीं। आपके प्रोग्राम में वजाहत दे रहे, हर कानूनी चाराजोई करेंगे। मलिका, क्या हफीज शेख ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है कि नहीं की? मार्च के बाद। जी सॉरी नदीम साहब, क्या हफीज शेख ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है या नहीं की अभी? हफीज शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ख्र है। बेहतरीन तरीके से हमारी पार्टी और हमारी हुकूमत को मईशत, बदतरीन मईशत के इशारों से निकाला। उनकी मईशत की जो परफॉर्मेंस है उसका हम सब एतराफ़ करते हैं। वो एक ख़ानदानी बेहतरीन सियासी ख़ानदान से हैं, एक बहुत ही पढ़े लिखे बावकार शख्स है। उनका ऐसे आदमी से क्या मवाजना। मलिका, लेकिन वो जिस खानदान से है वो पहले पीपल्स पार्टी का था, फिर मुशर्रफ का हुआ, फिर पीपल्स पार्टी का हुआ, दरमियान में नून से भी वोट मांगने की कोशिश किया पीटीआई का। नदीम साहब क्या कहते हैं? नदीम साहब क्या मवाजना है? एक आदमी जो नाअहल है, एक आदमी जो करप्शन केस में, तोशा खाना केस में सरे फहरिस्त है, एक आदमी जो तुर्क सदर की बीवी का हार भी ना छोड़ा उसने जब वजीर आजम था। दूसरी तरफ हफीज शेख हैं, पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, आला बैंकों में काम किया है, उनका स्पॉटलेस करियर है, उनके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, और पाकिस्तान की मईशत को बेहतरीन तरीके से एक डूबती जो बोट थी उससे निकाला। उनका क्या मवाजना है यूसुफ रजा गिलानी से? हम जानते हैं कि उन्हीं का चांडियो साहब से पूछते हैं, जब ये करप्शन की बातें करती हैं ना चांडियो साहब, मलिका, तो वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुरुस्त बातें हैं। वो हार वाला वाकया हो, करप्शन वाली बात हो, बाकी बड़े बड़े जो केसेस हैं, वो स्कैंडल्स हैं, वो मौजूद हैं, हमारी तारीख का हिस्सा हैं, जो आप लोगों की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान के ऊपर इल्ज़ामात हैं और कुछ हक़ाइक़ भी हैं। कैसे डिफेंड करेंगे उसको? मुझे कह रहे हैं जी चांडियो साहब, गिलानी साहब के ऊपर इल्ज़ामात, ज़ाहिर है इल्ज़ामात दुरुस्त है। आपको बताऊं कि जैक चिराग के ऊपर फ्रांस में सज़ा हुई है उसको, आज सरकोजी के ऊपर सज़ा हुई है उसको। वो हमारे अगोस्टा स्कैंडल हमारे भी लोगों के नाम थे, हमने सज़ाओं का अमल नहीं किया, उन्होंने अपने दोनों सदरों को सज़ाएं दे दी। जी 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 ठीक है, अच्छी बात है आप जो कहे। मेरी बहन की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो नाराज़ हो गई हैं ये बात सुनकर के गिलानी साहब जीत सकते हैं। उनकी जीत पर वो उनको चिढ़ लग गई है, और इतने दलाइल दिए हैं, ज़ातियात पे चली गई हैं जो ये कभी नहीं बोलती, आज पहली बार। इसलिए मुझे लग रहा है ये हार रहे हैं। अगर ये जीतते होते तो ऐसे ये लबो लहजा उनका नहीं होता। ये गुस्से में आ गई हैं, अल्लाह रहम करेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो मैं इनको तो नहीं कहता, लेकिन जनरली आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, कालिया तेरा क्या बनेगा। तो जो माहौल बनने जा रहा है उसमें ये सवाल तो बनता है, कालिया तेरा क्या बनेगा। इन्होंने झूठ की कश्ती चलाई हुई है, झूठ की कश्ती नहीं चलती। अब देखिए, बात आज की पूरे माजी को ले आते हैं, जैसे इनके कायद करते हैं। भाई आपने ये खान साहब क्यों नहीं काम किया, उन्होंने यूं किया, उन्होंने यूं किया, उन्होंने छोड़ो, आपने क्या किया। इन्होंने ये लिखे खड़े, गिलानी साहब ने यूं किया, फलाने केस ये हो गए। आज की बात करें, अब उनको इलेक्शन कमीशन ने अहल करार दिया है, अब बाकी बातें गई, अब वो मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, आप देखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपका किया धरा है। अभी देखिए इन्होंने, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, ये हफीज शेख की तारीफ कर रहे थे, मैं बहुत खुश हो रहा था। ये जिस खानदान की तारीफ कर रहे हैं वो मेरी पार्टी का खानदान है, वो मेरे भुट्टो के बहुत बड़े जाले थे, अब्दुल नबी शेख साहब, वो उनके साहबजादे हैं। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
किसी भी बुक्स में कम से कम हमारे किसी खानदान, सियासी खानदान, बाबा वो सियासी खानदान पीपल्स पार्टी का खानदान है, ये अब्दुल नबी शेख के बेटे, आपको पता ही नहीं है, आपने कोई इल्म नहीं लिया। जैसे वो कराची वाले बात कर रहे थे, अभी पीटीआई वाले आप लोग बात कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है ये हो क्या रहा है। जिन खानदानों का आप नाम ले रहे हैं, जी बोले, मैं चुप होता हूँ, आप बोले। इतना कह रहे हैं कि जब अच्छे हों, जब खानदानी हो तो वो भुट्टो के जाले हैं, जब बुरे हों तो IMF के वर्कर हैं। आप फैसला कर लीजिए। अभी आपने के वालिद की तारीफ कर रहे हैं, आपने सही सुना नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे आपने डांटा है अभी हमारे दोस्त को बात करते हुए बीच में बोल रहे हैं, डांटा है आपने, ये लहजा आपका नहीं है, इतना गुस्से में आप ना आए, आपने कभी ऐसे सख्ती में नहीं बात की है जैसा अभी आप नून लीग के दोस्त से बात कर रहे थे, ऐसे बोलेंगे। अब वही गलती आप दोहरा रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में बोल रही हैं। लेकिन आप क्योंकि खातून हैं, मेरी बहन है प्यारी सी, बड़ी प्यारी प्यारी बहन है, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपको डांटूं, पर जरा आप भी तो जाब्ते में रहे। शिकस्त का सुन के घबरा क्यों जाते हो? बिल्कुल हमने तो अचानक सियासी बन गए, इसलिए तो आपसे माफी मांगी, आपने न फतेह हासिल की है न शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हो। मैंने बोला ही नहीं, इजाजत कैसे दूंगा आपको, कैसे इजाजत दूंगा? आप जीते ही नहीं हो, आपको फतेह ही नहीं मिली, शिकस्त को कैसे बर्दाश्त करोगे? तारड़ साहब मैच सही फंसा हुआ है, 3 बार नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, मैं खामोश हो जाता हूँ। हफीज शेख साहब और इनकी जो आधी काबीना, देखिए पीटीआई के नजरियाती लोग तो बड़े कम है ना, 70% काबीना वो आधी काफ लीग, आधी पीपल्स पार्टी, आधे हम, और जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज का ये मजाक उड़ाते हैं और तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पे, आज उन्हीं का वजीर खजाना, इनका वजीर खजाना है। वो हबीब जालिब ने कहा था, आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता। तो ये वो आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा वाला मामला है। आपने सियासी खानदान कहा, इनसे पूछे थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी बता दें, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी सियासी हिस्ट्री है क्या, वो कौन थे। अभी उनके वालिद की बात हो रही है, वो उनसे मंसूब कर रही हैं। मुझे लगता है चला ये अपसेट होगा, और इस अपसेट की बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक तो कैंडिडेट जो फील्ड किया गया है वो कोई पीटीआई का नज़रियाती कैंडिडेट नहीं है, और जो बेंचेस पे लोग बैठे हैं वो भी काफ़ी सारे नज़रियाती लोग नहीं हैं, वो इधर उधर से जमा किए गए लोग हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो बात यह है कि पहरा इनको देना होगा, लोग तैयार हैं, लोग राब्ते में हैं, लोग वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को। 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक है काफ लीग किधर जाएगी, MQM किधर वोट करेगी, और एक पंजाब के वो इलेक्टेबल्स जो 2018 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट या जहांगीर तरीन के रास्ते पीटीआई में आए थे, वो कहाँ स्टैंड करेंगे। अगर उनमें से एक ग्रुप भी आगे पीछे हिलता है तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। मैं आज कौमी असेंबली गया तो मुझे बड़े पुराने साथियों के साथ आई कांटेक्ट भी हुआ, मुस्कुराहटें भी एक्सचेंज हुई, तो मुझे बॉडी लैंग्वेज इस दफ़ा बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ नज़र आ रही है। नहीं ये लेकिन अभी आप ज़्यादा हवा करवा रहे हैं, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर को आप इलेक्शन हरवा दें तो बनेगा क्या हुकूमत का, ये किसी को सूट नहीं करता। देखिए वो 6 महीने की एक्सटेंशन है, वो उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चला सकेंगे, मगर थोड़ी सी हवा भी बदली है, और जो लोग हवा किन की बदली है, मैं अर्ज करता ना, जो लोग हमारे साथ हमारे बेंचेस पे पिछली असेंबली में बैठते थे, जिनको आप सिलेक्टर्स कहते थे, उनका मूड बदला वो मुझे नहीं पता, मगर आज जिन लोगों को मैं में तो बदला हुआ नजर आया आपको ने जी, वैसे कैसे ये सारे फैसले आने, जिन लोगों से आज मेरा आई कांटेक्ट हुआ है उनकी बॉडी लैंग्वेज। एक और शॉट हमारे पास आया जी, पहले मैंने एक बख्श गबोल साहब का आपको सुनाया था और वो कह रहे थे कि मैंने पीटीआई को वोट नहीं देना, और बड़े मजे मजे से अपनी बातें, अपने गिले शिकवे बयान कर रहे थे। अब एक और शॉट हमारे पास आया है, वो शहरयार शर का, दिखाएगा जी क्या कह रहे हैं वो। बात यह है कि मेरा भाई खुरम शेर रमान साहब, अभी मैंने सुना कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई हमें कौन अगवा करेगा, क्यों अगवा करेंगे, हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई। बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है पीटीआई को, 50,000 वोट तो मैंने उठाए।
तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई, सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिका बुखारी से इस पर रिएक्शन लेंगे। 3 लोग जिनको पीटीआई ने कहा था कि वो अगवा कर लिए गए हैं, एक करीम बख्श गबोल, उनका वीडियो बयान है, और एक शहरियार शर। कोशिश करेंगे कि अबड़ू साहब का भी कहीं से बयान मिल जाए। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मलिका, आपसे जवाब लेने से पहले ये दोनों MPs के बयानात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर आप इसके जवाब दीजिएगा। दिखाइएगा जी दोबारा शहरियार शर और करीम बख्श गबोल क्या कह रहे हैं। बात यह है कि मेरा भाई खुरमशेर रमान साहब, अभी मैंने सुना, कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई, हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, पीटीआई को 50,000 वोट तो मैंने उठाए। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई, सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूँगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूँगा। जी मलिका, आपसे जवाब चाहूँगा। ये 3 MPs आपके, ये लगता है मुझे कि फ्लोर क्रॉस करके आपको टूट गए हैं बंदे आपके। लेकिन नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि उनके बयानात से लगता है कि पार्टी से नाराज़ हैं, पार्टी की पॉलिसी से नाराज़ हैं। और हम हुकूमत वक्त हैं, हम अपने सिंध के जो MPs हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी पार्टी के वहाँ लीडर हैं, पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करना और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी लाइन के मुताबिक ही वोट करें। देखिए नदीम साहब, इसमें असूली बात क्या है? वो कह रहे थे कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं उसके लिए वोट करूँगा। वो ये नहीं कर सकते। मैं आपको वजाहत पेश करती हूँ क्यों। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम उनको वोट दे के ऐवान में भेजते हैं। अब बस वोट का इस्तेमाल वो किस तरह करते हैं वो पार्टी की ख्वाहिशात के मुताबिक और आवाम के मैंडेट के मुताबिक होना चाहिए। मलिका, वैसे अगर वो पैसे लेके वोट ना बेचे तो वैसे वो अपना ज़मीर, जिसको हमारे लोग अक्सर औकात इस्तेमाल नहीं करते, उसके मुताबिक वोट दे सकते हैं। इसके ऊपर वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक अप्लाई नहीं होती इस सेनेट इलेक्शंस के वोट के वक्त। नहीं जी, मैं पैसे नहीं लिए होने चाहिए। जी मैं जानती हूँ कि वो नहीं होती अप्लाई, लेकिन ये एक मॉरल क्वेश्चन भी है कि आप एक पार्टी का वोट लेके आते हैं, एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसका मैंडेट लेते हैं, आवाम की तवक्कुआत है, तो वोट का जो इस्तेमाल है वो उस लाइन के मुताबिक होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि अब तो एडवाइजरी ओपिनियन भी आला अदालत ने अपना ओपिनियन दे दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी यह इस्तेहकाक है कि अपना इंश्योर करें कि कोई भी अगर मेंबरान पार्लियामेंट अपनी पार्टी के लाइन के मुताबिक वोट नहीं देता तो क्या वो अपने ज़मीर को बेच रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करना है, आईनी इदारे ने इंश्योर करना है कि आर्टिकल 218। लेकिन मलिका, दोबारा इस मामले में आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, ये नहीं कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग एल्स। प्रैक्टिस कुछ हो तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पार्टी लाइन का डिसिप्लिन नहीं है कहीं पे भी। नहीं, मैं चांडियो साहब आपसे इसका जवाब चाहूंगा। साहब, पार्टी लाइन का जिक्र नहीं है, लेकिन बात यह है कि जमीरों को बेचना जी और मंडी लगाना करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है। साहब से इसका जवाब ले लें। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह मेरी गुजारिश है अभी ये रोना धोना है जो मेरी बहन बोल रही है, ये मेरी बहन बैन कर रही है, ये रोना धोना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ,
आपका सवाल अपनी जगह पर, लेकिन मेरी बात एक पल के लिए सुनिए, फिर जो चाहे आप। मैं आपको एक बता, पीटीआई वाले भी सिंध के लोगों के मिजाज और को नहीं समझते, और वो अपने तौर पे बातें की जा रहे हैं। ये अंग्रेज जहन की पार्टी है, ये इसका आवाम से, मकामी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। शर साहब ने कितनी अच्छी बात की, और वैसे मेरे को पता ही कोई नहीं है कौन है सिंध में जो शर को अगवा करेगा, कौन है सिंध में आप बताएं मुझे जो गबोल को अगवा करेगा, कौन है सिंध में जो जेकबाबाद के हमारे दोस्त को असलम अबड़ो को अगवा करेगा। कोई नहीं है, इनको पता ही नहीं है सिंध का। शर साहब ने कमाल की बात कर दी है, सारे मसले का हल वही है। नदीम साहब उन्होंने क्या कहा है, भाई पैसा वैसा कोई नहीं, ये सिंध को ही कुछ नहीं समझते, ये सिंध को दिया ही कुछ नहीं, सिंध के पास इनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको एक खास बता रहा हूं, आज सवाल जवाब होते रहेंगे। ये सिंध के लोगों की मिजाज है। आप लाख ताल्लुकात हो, जहां कौम की बात आई, जहां सिंध के साथ इज्तिमाई ज्यादती की बात आएगी, लोग पार्टियों को भूल जाते हैं, वो वही खड़े हो जाते हैं। अब जैसे बॉलीवुड की तहरीक थी, वो लोग भूल के कुछ किस जमात का मामला है, कोई इनको अगवा नहीं किया गया, कुछ बात नहीं की इन्होंने। इनके मंशूर में, इनकी सियासत में सिंध की कोई जगह ही नहीं, सिंध के लोगों की कोई अहमियत ही नहीं। थोड़ा सा आगे चले, इसको लेके चाहिए तो कारर साहब से भी पूछते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी अगर एमक्यूएम या पीटीआई से इस तरह 2-4 अरकान की हिमायत हासिल कर लेती है, तो उनकी एक सेनेट सीट तोड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए इत्तेहादी वो जो भी हों, वो जो फैसला करेंगे, ये पूरा पासा इस सेनेट की बाजी का पलट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर सूबाई असेंबली में लोग नाराज़ हैं तो वफाक बड़ा है, यहाँ गिले भी बड़े होते हैं। नदीम साहब ये कोई माने ना माने, अब ये पता नहीं सिंध में नाराज़ी का मामला है या इन्फ्लुएंस का मामला है, क्योंकि दोनों चलते हैं हमारे इलेक्शन में, और ओपन है, खुला है, इसमें ढकी छुपी बात नहीं, खुला रेट चलता है। मैं नहीं समझता कि एक शख्स जो अपने मुँह से आके कह रहा है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे नहीं पूछा गया, सिंध को इग्नोर किया गया, तो कौमी असम्बली तो भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जो पिछले 1 साल से गिले शिकवे कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट फ़ंड्स देने की कोशिश की गई, ये कौन करता है डेवलपमेंट फ़ंड जिसको पता हो कि प्रेशर है? मुझे आप बताइए, खान साहब ने कितने अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं? आज ढेर सारों से की हैं। आज तो कोई जॉइंट मीटिंग हुई ना, नहीं जॉइंट मीटिंग हुई ना, 3-3 4 बट वो आज याद आया ना। आज क्यों याद आया? हमारे मेंबर्स बहुत सियाने, उनको पता है कौन अपनी मजबूरी को मिल रहा है, कौन अपने मतलब को मिल रहा है, और कौन हमें वैसे। यहाँ तो पहचान नहीं है किसी की। आपको क्या पता कि भक्कर से कौन है, आपको क्या पता कि आपके सरगोदा से कौन बैठा है? तो ये आपको ओवरनाइट इस तरह करना, ये देखें, ये क्लोजिंग क्या ना करता। मलिका क्लोजिंग रिमार्क्स एक लाइन में। देखिए नदीम साहब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अब बॉडी लैंग्वेज, आंखों के कॉन्टैक्ट्स है या मेंबरान के नाला होने पे ये बैंक कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम फाते होंगे, इनको शिकस्त फाश होगी। ये आज आंखों ही आंखों में इशारे करके आए, कौमी असम्बली में किस पे भारी पड़ते हैं, अताउल्लाह तारड़ पे या हुक्मरान जमात पे? मलिका बुखारी, अताउल्लाह तारड़ और मौला बख्श चांडियो साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।